of English greeting. This is M. Rahman and you are attending ORSE classes of English language. And today in this bilingual lecture we have a topic preposition और आज हम हैं अपने लेक्चर नंबर 4 में। लेक्चर नंबर 4 को हम पूरे तसल्ली के साथ डिस्कस करने वाले हैं। जब हम प्रीपोजिशन पढ़ते हैं तो एक लेवल तक तो प्रीपोजिशन समझ में आती रहती हैं, लेकिन कई जगह पर ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट होना शुरू होता है कि एक जैसी प्रीपोजिशन कई जगह नजर आने लगती है या उसके यूजेज में कंफ्यूजन क्रिएट होने लगता है। कुछ बातें और कंफ्यूजन ऐसे होते हैं जो हम अपने मन में सोचते रहते हैं, लेकिन ये समझ नहीं आता कि आखिर इन्हें पूछें कैसे। तो उन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए आज के लेक्चर 4 बनाने की कोशिश की गई है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। प्रीपोजिशन को आप कभी भी ये मानकर इग्नोर ना करें कि ये जो है जूनियर क्लासेस का टॉपिक है, ये हायर सेकेंडरी स्कूल का टॉपिक है। ये मान लीजिए कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ योर एजुकेशन इन इंग्लिश इट इज अप टू द हायर लेवल ऑफ इंग्लिश, कॉम्पिटिटिव लेवल ऑफ इंग्लिश। तो आप इसे ध्यान से सुनेंगे और हर पॉइंट को बड़े अच्छे से नोट करते जाएंगे। इससे रिलेटेड जो दूसरे लेक्चर्स हैं आप प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से उनको प्ले करके अच्छे से समझ सकते हैं। और इससे अलग अगर आप चाहें कुछ भी जो भी टॉपिक, तो वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देख सकते हैं। और अगर आप बनवाना चाहते हैं कोई ऐसा टॉपिक वीडियो के रूप में, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं, उसको आपके लिए हम प्रिपेयर कर देंगे। आइए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 4। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस क्या कि जब हम ट्रांसलेशन के तरह से सोचते हैं तो कई बार हमारे माइंड में आता है कि इसकी भी हिंदी यही है और दूसरे वर्ड की भी हिंदी यही है। तो आज का टॉपिक इन बातों को ज्यादा फोकस करेगा। हमने कहा आफ्टर मीन्स पीछे, बिहाइंड मीन्स पीछे। अब हम ट्रांसलेशन करने वाले हैं तो स्पेशली जो बिगिनर्स हैं वो ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा पीछे कहाँ लगना है, क्या प्रीपोजिशन यूज करनी है। तो आप बिल्कुल ध्यान से समझ लें कि आफ्टर के यहाँ पर आप देखेंगे कई जगह आफ्टर लिखा है। आफ्टर के कई सारे यूजेस हैं। कई बार हमने कहीं एग्जाम्पल पर आफ्टर को देखा तो हमने वहां पर किसी और सेंस में पढ़ा, तो अब हमें वो बात याद रहती है एग्जाम्पल के तौर पर, उसकी कंपैरिजन और उसका यूजेज हम दूसरी जगह पर रॉन्ग तरीके से करते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर प्रीपोजिशन से लेकर के जितने कंसर्न उसके एरियाज हैं उनको टच करें। तो यहाँ पर है आफ्टर। आफ्टर को हमने पहले लेना है पीछे के सेंस में। अभी पीछे क्या है? अगर आप किसी भी वस्तु के पीछे हैं तो इसमें ये जरूरी है कि वो वस्तु जो है या गाड़ी जो है वह जो है डायनामिक मोड में होनी चाहिए। डायनामिक मीन्स वह गतिमान होनी चाहिए, वह स्पीड में होनी चाहिए। अगर हम ये कहते हैं आई वॉज रनिंग आफ्टर द बस, तो इसका मतलब यह है कि मैं तो भाग ही रहा था लेकिन बस आगे आगे चल रही थी। तो ये हुआ आई वॉज रनिंग आफ्टर द बस। तो आफ्टर के अंदर क्या है? डायनामिक आपकी कोई भी वर्क है। और या आप यहाँ पर शॉर्ट में लिख सकते हैं मोशन। मोशन मीन्स कि बस मोशन में है। बस आपकी चल रही है और आपको डिस्टेंस बहुत है, उसे तय करना है, तो आप भाग कर चलेंगे। आप भी भाग रहे हैं, बस भी भाग रही है, तो वहां पर आप लिखेंगे आई वॉज रनिंग आफ्टर द बस। लेकिन अगर आप कहते हैं कि आई वॉज रनिंग बिहाइंड द बस, तो इसमें बस रुकी हुई है। तो इसमें जो जिसको आपको पकड़ना है वह जो है इसमें है स्टैटिक मोड में है। स्टैटिक मोड का मतलब क्या होता है? स्टैटिक मोड का मतलब होता है कि वह स्थिरता में है। अगर आप हिंदी में समझते हैं तो आप लिखेंगे कि वह स्थिरता में है, वह रुकी हुई है। तो इट मीन्स अगर कोई वस्तु रुकी हुई है और आप स्पीड में उसकी तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं भी बढ़ रहे हैं तो आप उसके बिहाइंड पीछे हैं। और अगर आप जो है जो ये जिसके पीछे भाग रहे हैं वो भी स्पीड में है और ये भी स्पीड में है, तो वहां पर आप क्या करते हैं? वहां पर आप लगाते हैं आफ्टर। तो ये दोनों बातें आई होप कि आपको समझ में आई हैं। अब आगे चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। अब इसी तरह से हम पहुंचे बिफोर पर। बिफोर में आप हैं आगे। अभी कहाँ थे आप? आप पीछे भाग रहे थे, बस आगे थी। मान लीजिए ये आपकी बस है, ठीक है। अब क्या है कि आप यहां पर हैं यानी यू, और बस कहां पर है? ये। जब हम बिफोर की बात करते हैं आगे के लिए, तो बिफोर भी डायनामिक होता है, बिफोर भी मोशन होता है, बिफोर भी गति वाला होता है आगे के लिए। तो इसमें क्या है? द बस वॉज मूविंग बिफोर मी। इसमें मेरा भागना जरूरी नहीं है, हम केवल बात करेंगे आगे वाले की।
आगे वाले की बात करेंगे, बस मेरे आगे चल रही थी, बस मोशन में थी आगे की तरफ। तो इसका मतलब हुआ बस मेरे आगे भाग रही थी, बस मेरे आगे स्पीड में थी। तो यहां पर हम लिखेंगे बिफोर, द बस वॉज रनिंग बिफोर मी। ओके, अब बिफोर का एक दूसरा मतलब भी है। बिफोर का दूसरा मतलब होता है पहले। अब पहले का क्या मतलब है? पहले को आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि पहला, जैसे कि वह मुझसे पहले आया, हालांकि यहाँ पर जो बिफोर है वो कंजंक्शन की तरह से यूज होगा। तो बिफोर का मतलब होता है वह घटना जो पहले घटित हुई हो। ठीक है, इसके आगे अगर हम इन फ्रंट ऑफ को यूज करें, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो प्रीपोजिशन थी बिफोर वो एक वर्ड में है, और यहाँ पर जो प्रीपोजिशन है दैट इज मोर देन वन वर्ड, इट मींस ये 3 वर्ड में है। तो इसको हम फ्रेज कहेंगे, इसको हम कहेंगे फ्रेज प्रीपोजिशन, या ऐसा फ्रेज जो प्रीपोजिशन का काम करता है। तो फाइनली ये प्रीपोजिशन कहलाएगा। ये इन फ्रंट ऑफ बिफोर के कंपैरिजन में उस जगह पर आप लगाएंगे जहां पर कोई भी चीज जो है आपकी स्थिर होती है, जहां पर स्थिरता होती है। तो स्थिरता में आप इन फ्रंट ऑफ लगाएंगे। हमने कहा आई एम ट्राइंग टू बिल्ड माई हाउस इन फ्रंट ऑफ सम बिल्डिंग। तो एक बिल्डिंग बनी हुई है, उस बिल्डिंग के सामने दूसरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो एक बिल्डिंग रुकी हुई है, जैसे बिहाइंड पीछे था, रुका हुआ। ही वॉज प्लेइंग बिहाइंड द टेम्पल। तो जिसके पीछे हैं वो चीज स्थिर होनी चाहिए, वह चीज रुकी हुई होनी चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर जब इन फ्रंट ऑफ की बात आती है, तो अब यहाँ पर सामने वाली जो भी कोई चीज है वह रुकी हुई होनी चाहिए। सामने वाली कोई भी चीज रुकी हुई होनी चाहिए। इसका एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं। अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग was standing, इस वॉज स्टैंडिंग को अगर आप स्टैंडर्ड ग्रामर में कहें यूज करें तो यहाँ पर स्टूड यूज होगा। ये वॉज स्टैंडिंग का यूज सही नहीं होता है। स्टूड बिफोर इन फ्रंट ऑफ माइंड, इन फ्रंट ऑफ माइंड। माइंड का मतलब क्या हुआ कि एक खूबसूरत बिल्डिंग मेरी वाली के सामने खड़ी थी। मेरी वाली मतलब मेरी वाली बिल्डिंग। तो यहाँ पर आपने एक नई बात और सीखी, जब भी कोई बिल्डिंग, कोई ताजमहल, इस तरह का कोई डिस्क्रिप्शन आता है तो आप स्टैंडिंग के लिए कभी कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज नहीं करना चाहिए आपको, पास्ट इनडेफिनिट, और अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट इनडेफिनिट यूज करना चाहिए। तो इन फ्रंट हुआ सामने की तरफ और स्थिर होने के सेंस में। अब आइए इसका हम यहाँ पर यूज देखते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको समझ सकते हैं, क्योंकि हम इसे अब रब करने वाले हैं। अब आइए इसका आगे जो कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं स्पीड में, और इसका क्या एग्जाम्पल होगा देखते हैं। A bus was running before the truck. अब ट्रक चल रहा है या नहीं चल रहा इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो सामने है वो रन कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ बिफोर का मतलब आगे में स्पीड के लिए लगाते हैं। ठीक है, ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बिहाइंड का मतलब है पीछे, स्थिरता में। अब हम क्या करेंगे कि इस स्थिरता पर बेस्ड एक यूज करेंगे, और यूज से कोई भी चीज जल्दी समझ में आती है। जैसे कि हम कहें माई स्कूल is behind the temple। तो यहां पर behind का मतलब है कि स्कूल भी स्टैटिक है, रुका हुआ है, और जिसके पीछे है वो भी रुका हुआ है, तो वह है टेम्पल। तो इसमें आपका आएगा behind। तो जिसका हवाला दिया जा रहा है, जिसके पीछे है, उसका रुका हुआ होना जरूरी है। तो यहाँ पर आपने behind का यूज किया। इसका एग्जाम्पल आप इस तरह से लिख सकते हैं कि अ पुलिसमैन वॉज रनिंग आफ्टर द थीफ।
अब सीधी सी बात है कि अगर पुलिसमैन रन कर रहा है तो थीफ तो रन कर ही रहा होगा। आप क्या लिखेंगे? अ पुलिसमैन was running after the thief। तो ये आपको यहाँ पर जो डिफरेंसेस हैं वो यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब ये आफ्टर यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आफ्टर है किसी एक नए वर्जन में आपके सामने फिर है। अब यहाँ पर आ गया आफ्टर मीन्स में, आफ्टर मीन्स में, इन मीन्स में, विद इन मीन्स में, ये सब में क्या है भाई, इसको समझते हैं। देखिए आफ्टर का मतलब अगर में किसके लिए, यहाँ पर तीनों ही टाइम से रिलेटेड हैं प्रेपोजिशंस। अभी आफ्टर में कहाँ आता है, तीनों को ध्यान से समझना है आपको और लिखते जाना है। आफ्टर का मतलब है कि मान लीजिए हमने कहा कि मैं 1 महीने में आऊंगा। अब इसमें और इसमें यूज अच्छे से समझना है आपको। मैं 1 महीने में आऊंगा मतलब 1 महीने से पहले तो आना ही नहीं है। अब 1 महीने के बाद मैं कभी भी आऊं, देयर इज नो लिमिट, लेकिन 1 महीने का गैप रहना है। तो वहां पर आ गया, आप इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं आफ्टर द पीरियड। अब पीरियड कौन सा, ये आप इतना नहीं लिखा जा सकता। आफ्टर द पीरियड मेंशन, जो मेंशन किया है उसके बाद कब आए, कभी भी आए, पहले दिन आए, दूसरे दिन आए, छठे दिन आए, 20वें दिन आए। लेकिन अगर इनका यूज करेंगे तो 31 दिन का महीना है तो 32वें दिन मतलब अगले महीने की 1 तारीख में आप आ जाएंगे। अगर 28 दिन का महीना है तो 29वें दिन अगले महीने की 1 तारीख को आप आ जाएंगे। तो इस तरह से इन होता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस हुआ, आफ्टर में 1 महीने बाद आ रहे हैं तो 1 महीने के बाद कभी भी, बहुत सारा समय भी गैप हो सकता है। इनमें 1 महीना पूरा करते ही यानी जस्ट आफ्टर, तो इनको आप डिनोट कर सकते हैं जस्ट आफ्टर। जस्ट इसलिए लगा क्योंकि एक फिनिश होते ही एस इन नेक्स्ट मंथ दूसरा महीना लगा हुआ है। विद इन का मतलब क्या है, आपने सुना होगा जितनी चादर हो उतने पैर फैलाओ। अब चादर इतनी है तो उसके अंदर अंदर पैर रहने चाहिए ना। तो ये मान लीजिए ये आपकी चादर है, मैंने कहा 1 महीने में आऊंगा, इसका मतलब 31 तारीख से पहले मैं कभी भी आ जाऊं, चौथे दिन आ जाऊं, 5वें दिन आ जाऊं, 20वें दिन आ जाऊं, 31वें दिन से पहले मेरे को आना है। तो तीनों में क्या डिफरेंस हुआ, आफ्टर पूरा फिनिश होने के बाद न जाने कब, इन पूरा फिनिश होते ही अगले दिन, विद इन के अंदर अंदर। तो यहां पर आप एक चीज और लिख सकते हैं, अंदर अंदर। हालांकि इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इन वर्ड्स से बात जल्दी समझ में आती है इसलिए लिखा गया है। हमने कहा मैं 1 वीक के अंदर अंदर आ जाऊंगा, यानी 1 वीक से ज्यादा खर्चा नहीं होगा। दूसरे दिन आ सकता हूँ, चौथे दिन आ सकता हूँ, 5वें दिन आ सकता हूँ। इन कहा तो 8वें दिन आऊंगा, पूरा वीक करूंगा। और आफ्टर कहा तो महीना भर लग जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि अभी हम इसका एग्जाम्पल लिख करके इस स्पेस को यूज करने वाले हैं। ये सारा साफ करना इसलिए जरूरी है ताकि ये जो एक्स्ट्रा मटेरियल है ये आपको कंफ्यूज ना करे और आपका जो फोकस है सिर्फ एक ही जगह पर लगा रहे। तो यहां से हमने इसको रब किया। अब हमारा पहला एग्जाम्पल क्या होगा, किसके ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल हमें लेना है, आफ्टर। तो आफ्टर में अब आप ये सोच सकते हैं कि सर आपने बोला इन मीन्स में सब में है, अगर एग्जामिनेशन में आ जाए तो हमें क्या पता चलेगा कि किस इंटेंशन से कौन सा यूज करना है। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी एग्जाम्पल में आएगा तो एग्जाम्पल में कुछ एक्स्ट्रा सेंटेंस जरूर लिख रहा होगा, दैट विल मेक यू रियलाइज व्हाट पॉइंट इज टू बी यूज्ड, कि कौन सा पॉइंट यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वह एडिशनल इंफॉर्मेशन उस ब्लैंक में जरूर दी गई होगी जो ये आपको इंडिकेट करेगी कि ये इस सेंस में जाना है, इस सेंस में जाना है या इस सेंस में जाना है। और अगर हाई स्कूल लेवल पर या जूनियर लेवल पर ऐसा कोई क्वेश्चन आना है या प्राइमरी लेवल पर आना है तो आपको मे का सीधा सा सेंस दिया जाएगा और 2 और 3 जो ऑप्शंस होंगे वो बिल्कुल टोटली चेंज होंगे। तो देयर इज नो प्रॉब्लम। आफ्टर मीन्स में, आफ्टर मीन्स आपने सीखा क्या, कभी भी, लेकिन के बाद
के बाद के सेंस में कोई लिमिटेशन नहीं कितने बार। तो आपने कहा आई कम आफ्टर अ मंथ, आई टेल यू द गैप। अब इस सेंटेंस में कह रहा है कि मैं आपको गैप बता दूंगा कि बाद कब आऊंगा, यानी इसका मतलब है अभी कोई लिमिट तय नहीं हुई है, इसलिए यहां पर आफ्टर आएगा। इसके बाद हम आते हैं इन में, बिल्कुल सेम हम ये सारा सेंटेंस लिखेंगे। ही हैज कम आफ्टर 30 days, okay, as on the 31st day he has an important work। तो यहां पर क्या आपको इंडिकेट किया गया, 31वें दिन उसे बहुत जरूरी काम था, तो सीधी सी बात है कि इंडिकेशन आ गया कि जस्ट आप। यहाँ पर हम अपने थर्ड पॉइंट विद इन, जिसका मतलब है में को यहाँ पर देखेंगे। इसका मतलब है कि अंदर अंदर एक लिमिटेड टाइम के अंदर, मान लीजिए कि बैंक है, बैंक से हमने लोन लिया है, बैंक से नोटिस आया कि यदि आप 1 महीने के अंदर अंदर, अब उसमें ये शर्त है नहीं है कि आप पहले दिन क्यों जमा कर रहे हैं, दूसरे दिन क्यों जमा कर रहे हैं, आपको 1 महीना फिनिश होने से पहले पेमेंट पूरा जो है जमा कर देना है। वो आप 20वें दिन करें, 10वें दिन करें, 11वें दिन करें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन लिमिट क्रॉस ना हो 1 महीने वाली, वो 30 या 31 जो भी हो। तो इस तरह से आपका एग्जाम्पल आएगा, ही विल हैव टू पे बैक मनी विद इन अ मंथ because there is penalty after it। तो आफ्टर होने से पहले आपको पे करना है, तो के अंदर अंदर पे करना है। जब आप के अंदर अंदर पे करते हैं तो आप विद इन लगाते हैं। तो इसी तरह से कहते हैं कि जितनी चादर हो उतने पैर पसारिए। तो लिव विद इन योर मीन्स, यानी जितने आपके साधन हैं उसके अंदर अंदर हमें रहना है। इसके बाद हम आते हैं बाय मीन से, विद मीन से, फ्रॉम मीन से, सिंस मीन से, फॉर मीन से, थ्रू। तो इतने सारे से आपने देखे। अब हमें इनमें डिफरेंस करना है। तो इनमें डिफरेंस करने के लिए ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसे यहाँ से स्पेस कवर करेंगे ताकि अगले एग्जाम्पल्स को हम यहाँ पर अच्छे से देख सकें। तो पहला है हमारा, क्या है पहला हमारा है बाय मीन से। अब बाय का मतलब से कैसे होता है, बाय का मतलब से डूअर के लिए होता है, जैसे कि पैसे इसमें आपने देखा होगा, इट वाज डन बाय मी। और बाय का मतलब जो होता है यहाँ पर जब आप कुछ कह रहे होते हैं कि लर्न इट बाय हार्ट, यानी दिल से याद करो, तो इस सेंस में भी आप बाय का यूज करते हैं। और बाय जब आप कोई ट्रांसपोर्टेशन का साधन यूज कर रहे हो, जैसे कि आप कहते हैं कि बाय ट्रेन, बाय बस, तो इस तरह से भी आप जो है बाय का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आप लिख सकते हैं साधन। ठीक है, साधन कैसा, जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है आपका, तो वो आप वहां पर बाय यूज करते हैं। अब विद मीन्स से, जब आप कोई टूल या वेपन का यानी औजार या हथियार का यूज करते हैं तो आप वहां पर विद लगाते हैं। जैसे कि हम कहें कि माय नेबर बीट द डॉग विद स्टिक, तो विद अ स्टिक का मतलब हुआ कि उन्होंने उसको वेपन माना और उससे उसको कुत्ते को पीटा, तो वहां पर विद लगाते हैं। आई एम राइटिंग विद दिस पेन, तो विद जो है मेरा यहाँ पर टूल हुआ, तो विद मीन से। फ्रॉम का मतलब से होता है समय के लिए, और फ्रॉम का मतलब से समय के लिए होने का मतलब यहाँ पर इस तरह से कह सकते हैं कि जो नॉन परफेक्ट टेंसेस होते हैं, तो जैसे कि हम कहें आई विल बिगिन फ्रॉम मंडे, मैं मंडे से पढ़ाऊंगा। लेकिन अगर ये परफेक्ट में चला जाता है से, तो वहां पर सिंस और फॉर का यूज करते हैं। तो ये हो गया आपका एक पॉइंट, हो गया नॉन परफेक्ट टेंस, नॉन परफेक्ट टेंस। ठीक है, और एक होता है ओरिजिन। ओरिजिन मतलब
जैसे कि आप कहें कि गंगा गंगोत्री से निकलती है तो द गंगा राइजेस फ्रॉम, तो गंगोत्री के लिए फ्रॉम आएगा क्योंकि वहां से पानी बहना शुरू हुआ। ओरिजिन मतलब बिगिनिंग, जहां से कोई काम बिगिन होता है तो वहां से यहाँ नाउन कर लीजिए बिगिनिंग, तो वहां से हम फ्रॉम लगाते हैं। जहां से किसी चीज का जो है निकलना, शुरुआत होना संभव होता है, वहां से पर हम फ्रॉम लगाते हैं। सिंस का मतलब होता है से, ये होता है आपका पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा टाइम जैसे कि हमने कहा सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस 1992, जिन समय का प्लूरल रूप देखने में नहीं मिलता। जैसे कि हमने कहा 1 घंटा, जिनका सिंगुलर और प्लूरल रूप, प्लूरल दोनों होते हैं, जिनको हम देखिए यहाँ पर क्या पीरियड ऑफ टाइम भी मान सकते हैं, पीरियड ऑफ टाइम, तो उसमें फॉर आता है। जैसे कि हमने कहा कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, फॉर लिख लिया। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ फॉर 2 आवर्स, 1 आवर भी हो सकता था, यानी ऐसा समय जिसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप देखने को मिले वहां फॉर, और जहां पर केवल आपको सिंगुलर रूप ही देखने को मिले वहां पर आप सिंस लगाते हैं। जैसे सिंस मिडनाइट, सिंस मंडे, सिंस 2004, तो वहां पर हम सिंस लगाते हैं। तो सिंस समय के लिए आया और फॉर भी समय के लिए आया, ठीक है। तो ये से का आप मतलब समझ गए होंगे। अब आया थ्रू मीन्स से, तो थ्रू का जो आता है वो आता है मीडियम। मीडियम कैसे, जैसे कि मैं मान लीजिए कि मुरादाबाद, गढ़मुक्तेश्वर और दिल्ली, अगर किसी ने मुरादाबाद से चलना शुरू किया, ठीक है, ये कोई ए प्लेस है, ये कोई बी प्लेस है, ये कोई सी प्लेस है, तो जब ए से चलेगा तो फ्रॉम, बी जो बीच में पड़ेगा उससे थ्रू, और जहां पर पहुंचेगा वो टू होता है। तो आई केम फ्रॉम ए थ्रू बी, इट मीन्स अगर मैं दिल्ली आया, ठीक है, अगर मैं दिल्ली आया तो मैं ए शहर से चलना शुरू हुआ, जहां से चलना शुरू हुआ वहां से मैंने ए लगाया, जो बीच में पड़ा वहां पर मैंने थ्रू लगाया, और जहां फाइनली पहुंचा उसके लिए आप गोइंग के लिए टू लगाते हैं, वो अभी हमारा टॉपिक नहीं है। तो थ्रू हो गया मीडियम यानी माध्यम, और ये इस तरह के सेंस में भी आता है जैसे कि आपने कहा कि हम आपको पेमेंट करेंगे थ्रू बैंक, तो थ्रू बैंक का मतलब है कि सीधे कैश में देकर के बैंक को माध्यम बनाएंगे, तो ये वैसा माध्यम है। जबकि यहाँ पर अभी बाय की जो हम बात कर रहे थे, ये माध्यम है आपका ट्रांसपोर्टेशन के साधन वाला। तो आई होप कि आपको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पर हम बाय का एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है, बाय को लेकर के एग्जाम्पल देखेंगे। बाय का मतलब है डूअर, जैसे कि he was taught by me, इसका हो सकता है जैसे he was taught by heart, learn by heart, तो यहां पर by लगा सकते हैं। हम ऐसे कह सकते हैं he came by train, तो यहां पर साधन आ गया। और जब भी साधन की बात की जाए आपको द या कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना होता है, ये आपको एडिशनल पॉइंट याद रखना है। विद, अब विद के लिए आप क्या करेंगे, आई राइट विद दिस पेन, तो यहां पर जो विद का मतलब साथ नहीं है, विद का मतलब टूल, आपका औजार हथियार के सेंस में है। फ्रॉम आप लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं द लाइट, दा की भी छोड़िए, लाइट तो हर जगह है, लाइट कम्स फ्रॉम द सन। तो यहां पर क्या हुआ कि जहां से ओरिजिन हुआ वहां से फ्रॉम। आप ऐसे भी कह सकते हैं ही विल कम इन अ मंथ, तो यहां पर आप एग्जाम्पल समझ गए होंगे। नॉन परफेक्ट टेंस का सिंस, सिंस का मतलब है कि he has been singing since 2013, और for में he has been living here for 2 years, इसमें प्लूरल बेस्ड टाइम दिया गया है, इसको हम पीरियड ऑफ टाइम भी कहते हैं, वहां पर आप लगाएंगे। और थ्रू का मतलब लिव विद इन योर मीन्स, ही विल कम विद इन अ मंथ, डू विद इन द गिवन टाइम, तो ये आपके जो है यूजेज हैं। आई होप
कि जितना भी ये पोर्शन है विद एग्जांपल्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्रीपोजिशंस के दूसरे लेक्चर्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के या प्लेलिस्ट में जाकर के हमारे चैनल की आप वो सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और जो भी टॉपिक्स आपको चाहिए, आप चाहते हैं कि उस पर लेक्चर तैयार हो और आप अच्छे से स्टडी कर सकें, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हम उस पर आपके लिए वीडियोस अपलोड कर देंगे। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक्स अ लॉट।